एक गांव था। उसमें प्रतीक और उसके माता पिता रहते थे। प्रतीक का परिवार बहुत ही गरीब था। प्रतीक के पिताजी और माँ दोनों दूसरों के यहाँ काम करके प्रतीक को पढ़ाया करते थे और अपने घर को चलाते थे। प्रतीक के परिवार में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि जो अपना नाम भी सही से लिख सके। एक दिन जब प्रतीक स्कूल से आ रहा था तो वह देखता है कि उसकी माँ किसी के यहाँ झाड़ू पोछा कर रही है। यह सब देख प्रतीक को बड़ा बुरा लगता है। वह दुखी होकर घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसके माता पिता घर आते हैं तो वह देखते हैं कि प्रतीक बड़ा ही उदास होकर बैठा है। प्रतीक की माँ उसे देखकर बोलती है, क्या हुआ प्रतीक बेटा, इतने उदास क्यों हो? स्कूल में मार पड़ी है क्या, या फिर किससे लड़ के आए हो? यह सब सुनकर प्रतीक अपनी माँ से बोलता है, मुझे नहीं पढ़ना लिखना। पर बेटा कुछ बताएगा मुझे, हुआ क्या? आप दोनों दूसरों के यहाँ काम करते हो और मुझे इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पढ़ना इतने बड़े स्कूल में। मैं किसी भी स्कूल में पढ़ाई कर लूंगा जिसमें फीस कम हो और पढ़ाई भी अच्छी हो। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं होगी। प्रतीक के माँ पिताजी उसे जैसे तैसे समझाकर अगले दिन फिर स्कूल भेज देते हैं और देखते ही देखते समय बड़ी जल्दी निकल जाता है और प्रतीक भी बड़ा हो जाता है। और आज भी प्रतीक के माँ पिताजी दूसरों के यहाँ काम करते हैं। एक दिन प्रतीक अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा था। तभी उसे रास्ते में अपने माँ पिताजी मिलते हैं। वह दोनों के पास जाकर चरण स्पर्श कर इंटरव्यू के लिए जाने लगता है। तभी रास्ते में जाते वक्त उसे एक मोबाइल मिलता है। प्रतीक उसे उठाकर देखता है। जैसे ही प्रतीक उस मोबाइल को उठाकर चालू करता है, वैसे ही मोबाइल के अंदर से किसी की बोलने की आवाज आती है। कैसे हो मित्र, सब कुशल मंगल तो है ना? जब मोबाइल के अंदर से आवाज सुनाई देती है तो प्रतीक डर जाता है और मोबाइल को वहीं फेंककर आगे बढ़ने लगता है। तभी फिर वह मोबाइल उड़कर उसके सामने आ जाता है। मोबाइल प्रतीक के सामने आकर बोलने लगता है, डरो मत मित्र, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे अपने पास रखो, फिर देखना मैं तुम्हारी किस तरह से सहायता करता हूँ। तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म कर दूंगा मैं। हा हा हा। प्रतीक इतना सुनकर उससे बोलने लगता है, पर तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? और तुम इस तरह मोबाइल फोन के अंदर क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मोबाइल में से एक आदमी निकलता है और प्रतीक से बोलने लगता है, जिसका नाम केशव था। मैं तुम्हारा मित्र हूँ प्रतीक। पिछले जन्म में हम दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन अचानक एक दुर्घटना में मेरी मौत हो जाती है और तुम्हारा यह फोन मेरे पास रह जाता है। इसलिए मेरी आत्मा इस फोन के अंदर आ जाती है और मैं वर्षों से तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। पिछले जन्म में तुमने मेरी बहुत सहायता की थी, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस तरह केशव प्रतीक को अपने पिछले जन्म की पूरी कहानी सुनाता है। प्रतीक उसकी कहानी सुनकर फोन को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और जिस कंपनी में उसका इंटरव्यू होता है, उस कंपनी के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। प्रतीक बड़ा ही नर्वस हो जाता है क्योंकि वह पहली बार किसी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए आता है। तभी वह मोबाइल फोन प्रतीक के जेब से बाहर निकलकर आता है और प्रतीक से बोलने लगता है, क्या हुआ मित्र, इतने घबरा क्यों रहे हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा चयन इस कंपनी में हो जाएगा।
बस तुम मुझे अपने ऊपर वाली जेब में रख लो और जैसे जैसे मैं तुमसे बोलूं वैसे ही तुम बोलना, फिर देखना तुम अपने मित्र का कमाल। मोबाइल फोन प्रतीक को बताता है। वैसे ही वह मोबाइल फोन को निकालकर अपने ऊपर की जेब में रख लेता है। अब उसका मोबाइल फोन दिखाई नहीं देता है और एक आदमी जो कंपनी का मालिक है वह प्रतीक से कुछ सवाल जवाब कर रहा है और प्रतीक अपने सभी सवालों का जवाब सही देता है और उसका चयन उस कंपनी में हो जाता है। अब प्रतीक कंपनी के बाहर आता है और मोबाइल फोन को ऊपर की जेब से निकालकर उसको धन्यवाद देता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। अपने घर पहुंचकर अपने माँ पिताजी के पैरों को स्पर्श करता है और बोलता है, माँ पिताजी, अब आज के बाद आप दोनों को किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बहुत ही बढ़िया नौकरी मिली है एक आईटी कंपनी में, जिसमें मुझे 20,000 महीने के मिलेंगे। प्रतीक के माँ पिताजी यह सब सुनकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। प्रतीक अपने कमरे में बैठा हुआ है और अपने जादुई मोबाइल को निकालकर उससे बोलता है, मित्र, अगर आज तुम ना होते तो मुझे यह नौकरी किसी भी तरह नहीं मिल पाती और मैं अपने माँ पिताजी को कभी इतना खुश नहीं देख पाता। अब प्रतीक जादुई मोबाइल की मदद से कंपनी की सभी समस्याओं को हल करने लगा था। इन सब से कंपनी का मालिक बहुत खुश होता है और प्रतीक को प्रमोशन पर प्रमोशन मिलने लगते हैं। देखते ही देखते प्रतीक एक बहुत बड़ा घर ले लेता है और एक बहुत बड़ी सी कार, जिससे अब वह कंपनी आया जाया करता था। एक दिन प्रतीक कंपनी जा रहा था, तभी अचानक उसकी कार का एक पहिया निकल जाता है और उसकी कार इधर उधर होने लगती है। उसी समय जादुई मोबाइल खिड़की से बाहर निकलकर पहिया का आकार ले लेता है और जो पहिया गाड़ी का निकलता है उसमें जाकर लग जाता है और गाड़ी वहीं रुक जाती है। तभी गाड़ी से प्रतीक उतरकर बोलता है, मित्र, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। आज तुमने मेरी जान बचाई है। जादुई फोन से एक पहिया बनकर तुमने गाड़ी को रोक दिया, जिसकी वजह से आज मेरी जान बच गई। हे मित्र, मैं तुम्हारा उपकार कैसे चुका सकता हूँ, बताओ। तभी केशव पहिया से फिर फोन बन जाता है और बोलता है, उपकार कैसा मित्र, अब मुझे जाना होगा। मैं वर्षों से बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पिछले जन्म में तुमने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी थी। अब हमारा एक दूसरों पर कोई भी उपकार नहीं रहा, इसलिए मित्र बस अब तुमको इतना ही करना है कि तुम अपने घर में पूजन पाठ कर मेरी आत्मा की शांति के लिए पाठ कराओ। और मित्र, मुझे अब इजाजत दो कि मैं जा सकूं। हाँ मित्र, क्यों नहीं। मैं अपने घर में एक बहुत बढ़िया सी पूजन रखूंगा और तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाऊंगा। एक काशीपुर नाम का गांव था। गांव में गरीब शामू नाम का मजदूर रहता था। शामू के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। शामू रोज मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पालन करता था। शामू मजदूरी करने बाजार में जाया करता था। शामू के गांव से बाजार थोड़ी ही दूर था, पर बाजार जाने के लिए शामू को एक जंगल से होते हुए जाना पड़ता था। दिवाली आ रही है जी, घर में तो कुछ भी नहीं है। बच्चे बार बार मिठाई की जिद लगाए बैठे हैं। अब मैं उन्हें क्या बना के दूं? आप बाजार से लौटते समय मिठाई का पैकेट लेते आना। ठीक है, ले आऊंगा। शामू काम पर चल देता है और बाजार में पहुंचकर काम करने लगता है। काम पूरा कर शामू बच्चों के लिए मिठाई लेकर घर की ओर चल देता है। शामू के बच्चे शामू को देखकर उससे लिपट जाते हैं।
शामू बड़े ही प्यार से बच्चों को गले लगाता है। इस तरह रोज शामू बाजार में मेहनत मजदूरी कर अपने घर को चला रहा था। पर कुछ दिनों से बाजार में मंदी आ जाने से शामू को कोई काम नहीं मिल रहा था। काम के इंतजार में उसे शाम हो जाती है। शाम होने पर वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। कितने समय से कोई काम नहीं मिला, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं अपने बच्चों का पेट पालन कैसे करूं? हे भगवान, मेरी मदद करो। शामू सोचते सोचते जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में पहुंचकर शामू को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई शामू को आवाज दे रहा हो। शामू डर सा जाता है और तेज तेज चलने लगता है। रुको रुको, रुक जाओ। इतना सुनकर शामू रुक जाता है और देखता है कि उसके सामने एक कुआं है। तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं काशीपुर गांव का हूँ। मैं बाजार में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, पर बाजार में कुछ दिनों से कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूँ? अच्छा, तो ये है तुम्हारी परेशानी का कारण। ये मैं अभी दूर कर देता हूँ, पर याद रखना, जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिलता, जब तक ही तुम मेरी मदद लेना। ठीक है जादुई कुआं। इस तरह जादुई कुआं की मदद से शामू बहुत खुश होता है और बहुत सारा खाना और पैसा लेके घर चला जाता है। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है और शामू बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेता है। अब शामू का जीवन बड़े ही सुख सुविधा से गुजर रहा था। एक दिन शामू की पत्नी शामू से बोलती है, सुनते हो जी, मुझे और नए गहने चाहिए। अरे बस इतनी सी बात, चलो बाजार, अभी ले आते हैं। दोनों पति पत्नी बाजार से नए गहने खरीद ले आते हैं। अब बाजार में फिर से रौनक आ जाती है, पर शामू दिन भर बस घर पर ही पड़ा रहता है। जादुई कुआं के पैसे पर पलने लगता है। एक दिन शामू के घर के बाहर एक बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस जाता है। तभी बैलगाड़ी का चालक उतरकर शामू के पास आकर मदद मांगता है। अरे भैया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। देखते नहीं मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम किसी और से मदद ले लो। गाड़ी चालक अपनी गाड़ी में अकेला ही धक्का लगाता है। बैलगाड़ी को निकालकर वहां से चला जाता है। शामू को पड़े पड़े खाने की आदत पड़ गई थी। जब भी पैसे खत्म हो जाते हैं, बस जादुई कुआं के पास जाकर मांग लेता था। ऐसे ही करते करते उसने सारा धन अर्जित कर लिया था। जब वो पूरा धन खत्म हो जाता है, तो वो अपने वही पुराने फटे कपड़े पहनकर जादुई कुआं के पास जाने लगता है। आओ मित्र आओ, बड़े दिनों बाद आ रहे हो। क्या बात है, कोई काम मिल गया क्या? नहीं दोस्त, मुझे कोई काम नहीं मिला, इसलिए ही तो तुम्हारे पास आया। मुझे और धन की जरूरत है। शामू जादुई कुआं से झूठ बोलकर ऐसे ही धन ले जाया करता था। इस प्रकार जादुई कुआं शामू को और धन दे देता है और शामू उसे लेकर घर जाने लगता है। वो देखता है कि उसकी हवेली की जगह एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दे रही है। शामू हवेली की जगह झोपड़ी देखकर घबरा जाता है। हो जी, ये क्या हो गया? हमारा सब कुछ चला गया। जो घर में था वो भी चला गया और जो नया था वो भी चला गया। रश्मि फूट फूट कर रोने लगती है और शामू जादुई कुआं के पास जाकर अपनी आप बीती सुनाता है। तभी जादुई कुआं बोलता है,
अरे मित्र, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए। क्या हुआ? धन की कमी हो गई? मित्र, मेरे पास जो भी धन था वो सब चला गया। शामू जादुई कुआं के पास खड़ा होकर उसने जो भी देखा बस बताता है और रोने लगता है। अब शामू वहीं बैठ जाता है। जादुई कुआं बोलता है, मित्र, तुम्हें शायद मेरी बातें ध्यान नहीं रही। मैंने तुमसे कहा था ना, जब काम मिल जाए तो मेरी मदद मत लेना। पर तुम मुझसे धन लेकर अपने पास अर्जित करते रहे और अपनी पत्नी को नए नए गहने दिलाते रहे। मेरे दिए हुए धन से तुम अच्छा खासा काम कर सकते थे, पर तुमने आलस्य को अपना मित्र बना लिया। और उस दिन तुमने मुझे नहीं पहचाना जब मेरी बैलगाड़ी गड्ढे में फंसी थी। हे जादुई कुआं, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे दिए धन को देख मैं बड़ा ही लालची और स्वार्थी हो गया था। देखा दोस्तों शामू को, जो रात दिन कर अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था, उसको धन मिलने पर कितना लालची और स्वार्थी हो गया था। अर्जित किया गया धन एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाता है, इसलिए हमेशा आलस्य और अपने गुरूर के अंधकार से दूरी बनाकर रखना चाहिए। नहीं तो शामू की तरह रंक से राजा और राजा से रंक होने में थोड़ा ही समय लगता है। गीत टीवी।